सो हेलो पिजन्स, होप यू ऑल डूइंग वेल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है मेंस्ट्रुअल साइकिल, विच इज इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर 3 क्लास 12 बायोलॉजी। इस टॉपिक में जैसे कि आप लोगों को पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड आप लोग अभी इतने मैच्योर हो कि आप लोगों को पता है कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप लोगों को पता है हर गर्ल को, हर वुमेन को हर महीने मेंस्ट्रुएशन से सफर करना पड़ता है, यानी उनके हर महीने एवरी मंथ एक बार उनको मेंस्ट्रुएशन होता है। तो उसी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये 4 फेजेस होते हैं। तो ये 4 फेजेस के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंड जानेंगे, क्योंकि ये साइकिल होता है 28 डेज का। तो वो ये उन 28 डेज में 4 फेजेस जो है हमारे आते हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड इस टॉपिक को फटाफट से कवर करेंगे। ठीक है, पहला फेज कौन सा है? मेंस्ट्रुअल फेज। सेकेंड फेज कौन सा है? पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, यानी मेंस्ट्रुअल फेज के बाद वाला फेज विच इज पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। उसको हम प्री ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं। प्री मतलब ओव्यूलेटरी के पहले वाला जो फेज है, यानी उसको हम बोलेंगे प्री ओव्यूलेटरी फेज। देन हमारा आ जाता है ओव्यूलेटरी फेज, एंड देन चौथा एंड लास्ट हमारा होता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, यानी ओव्यूलेटरी फेज के बाद, और जिसे हम बोलते हैं ल्यूटल फेज। ठीक है, तो ये 4 फेजेस हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे एंड इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझेंगे। तो आइए अब बात करते हैं फर्स्ट फेज के बारे में, जिसका क्या नाम है? मेंस्ट्रुअल फेज। ये मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है? जिस टाइम गर्ल जो है वो मेंस्ट्रुएशन से सफर कर रही होती है, यानी उससे मेंस्ट्रुएशन हुआ होता है, उस टाइम हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या प्रोसेस चलता है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसका फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक्चुअली जो हमारी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो हमारी 5 डेज की होती है। ओके, तो ये एक्सटेंड करती है फर्स्ट टू फोर्थ डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी जिस वक्त गर्ल की बॉडी में या वुमेन की बॉडी में मेंस्ट्रुएशन चल रहा होता है, तो ये फर्स्ट टू फोर्थ डे की जो भी कहानी है वो हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो जरा। When ovum secondary oocyte remain unfertilized, then it ruptures। यानी जब ओवम क्या होता है? फीमेल गैमीट, राइट? उसको हम और भी क्या बोलते हैं, इसको जरा माइंड में रखना, उसको हम और भी क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte। मेरी बात सुनो, मेरी एक और वीडियो है गैमीटोजेनेसिस, जिसमें मैंने फीमेल गैमीट एंड मेल गैमीट के बारे में पूरा डिफाइन करके एक वीडियो बनाया हुआ है। उसमें आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा कि सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte ये सब क्या होते हैं। वो आप उस वीडियो को जाकर देखिए, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देन अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। वैसे भी इसमें कुछ ना कॉम्प्लेक्स वो रॉकेट साइंस नहीं है। सेकेंडरी oocyte मेनली ओवम को ही बोलते हैं। ठीक है, When ovum remains unfertilized, then it ruptures। यानी जब ओवम अनफर्टिलाइज्ड हो जाता है, जैसे स्पर्म और मेल और फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता, यानी ओवम जो है वो अनफर्टिलाइज ही रह जाता है, तब वो क्या हो जाता है? रप्चर, यानी फट जाता है। यूट्राइन एंडोमेट्रियम ऑल्सो रप्चर। अब ये यूट्रीन एंडोमेट्रियम क्या होता है? आप लोग को बताया था, यूट्रस में 3 लेयर होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम वही लेयर है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपना रोल निभाती है। ठीक है, तो यूट्राइन एंडोमेट्रियम भी क्या हो जाती है? ओवम के साथ साथ रप्चर हो जाती है, विच along with 50 to 100 ml of blood and mucus is discharged out of vagina is called menstrual cycle। ओवम रप्चर हो जाता है, एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो भी रप्चर हो जाती है, उसके साथ 50 to 100 ml ऑफ ब्लड एंड ऑल्सो म्यूकस, ये दोनों आपस में मिलकर जो वेजाइना से रिलीज हो रहे होते हैं, उसको ही हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो, एंड दिस होल प्रोसेस कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फेज। इसका भी एक और पॉइंट है कि इनमें हार्मोन्स का क्या रोल रहता है, वो भी अब हम पढ़ेंगे। इसका एक पॉइंट और देखिए, आई नो ज्यादा टेढ़ा हो गया बट स्टिल क्लियर दिख रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब लास्ट पॉइंट पे चलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज के। वो क्या कहता है कि व्हेन ओवम रिमेन अनफर्टिलाइज्ड, यानी जब ओवम जो है वो अनफर्टिलाइज रह जाता है, यानी उसमें कोई भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ होता है, देन कॉर्पस ल्यूटम डीजनरेट्स। अब देखो जरा, कॉर्पस ल्यूटम क्या होता है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। एक होता है आपका ओव्यूलेटरी फेज, तो मैं भी आपको बता भी दूंगी ना तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो आप इंतजार करो ओव्यूलेटरी फेज का। वहां पे फिर जो आपके दिमाग पे स्ट्राइक करेगा ना कॉर्पस ल्यूटम, तो वो आपको यहाँ भी पूरी कहानी अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं कि जब ओवम रिमेन अनफर्टिलाइज, यानी ओवम जब अनफर्टिलाइज हो जाता है, तो कॉर्पस ल्यूटम क्या होता है? डीजेनरेट हो जाता है। सो प्रोजेस्टेरोन आल्सो डिक्रीजेस। एक्चुअली में क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटम होता है ना, वो जब ओव्यूलेटरी फेज चालू होता है तो उस टाइम वो कॉर्पस ल्यूटम ही प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कर रहा होता है, यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो कॉर्पस ल्यूटम के द्वारा
रिलीज किया जाता है ओव्यूलेटरी फेज में। अभी आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो वो जब कॉर्पस ल्यूटम ही नहीं रहेगा तो किसका किसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन का हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटम कर रहा है। जो कॉर्पस ल्यूटम ही नहीं रहेगा तो कौन उसको फिर रिलीज करेगा? जब कॉर्पस ल्यूटम ही नहीं है तो प्रोजेस्टेरोन भी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा एंड इट टर्न्स इनटू LH एंड FSH इंक्रीज। LH और FSH जो है यानी ल्यूटेरल हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन क्या हो जाएंगे? फिर बढ़ जाएंगे। प्रोजेस्टेरोन गिरा, इनको लगा अच्छा गिर गया, यही मौका है, तो ये दोनों क्या कर देंगे? राइज कर जाएंगे, यानी LH एंड FSH के जो हार्मोन लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा एंड स्टार्ट्स नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी हमारी फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वहां से वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, चालू होनी शुरू हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड फेज पे, विच इज पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज और प्री ओव्यूलेटरी फेज, यानी हम दोनों नाम से बुला सकते हैं। पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज यानी मेंस्ट्रुअल फेज के बाद वाला फेज, और प्री ओव्यूलेटरी फेज यानी ओव्यूलेटरी फेज के पहले वाला फेज, ठीक है। अब देखो उसका फर्स्ट पॉइंट, इट एक्सटेंड फ्रॉम 5th to 4th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो 1st to 4th डे कौन सा आ रहा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 दिन गए, अब आते हैं हम 5वें दिन से, तो 5th to 14th डे, ये याद रखना, ये मैंने वही नहीं लिख दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे याद रखना कौन सा फेज किस डेज में जाकर इंक्लूड होता है, ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम 5th to 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि जब तुम्हारे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रखा है, ठीक है, तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन जो है वो चल रहा है, उससे नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक जो पूरी साइकिल होती है 1 महीने की, 28 डेज की, उस पूरी साइकिल को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आया? अब देखो जरा, इट एक्सटेंड फ्रॉम 5th to 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, 5वें से 14वें दिन तक की चलता है। ड्यूरिंग दिस फेज FSH सिक्रेशन इंक्रीजेस फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। अब इस फेज में यानी पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है कि FSH हार्मोन यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, याद रखो LH की बात नहीं हो रही है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात अभी नहीं हो रही है, केवल FSH की बात हो रही है, विच इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लिख दूं मैं? लिख दूं क्या? इधर लिख दूं क्या अगर आप लोगों को नहीं याद रहे तो? फॉलिक्यूलर, इसकी फुल फॉर्म है मेनली, ठीक है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक। ये आपका हो गया FSH की फुल फॉर्म, ठीक। अब देखो जरा, तो FSH की सिक्रेशन क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, कहां से? एंटीरियर पिट्यूटरी से, which convert primary follicle of ovary into Graafian follicle, जो कि प्राइमरी फॉलिकल को कन्वर्ट कर देता है ग्राफियन फॉलिकल में। अब अगर आप लोग स्ट्रक्चर की बात अगर मैं करूं तो प्राइमरी फॉलिकल का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है समथिंग, ये न्यूक्लियस हो जाता है, कुछ आउटर हल्की हल्की ज्यादा लेयर्स नहीं होती है, ये आप लोगों का एक सर्कल होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, ये लेयर होती है और आउटर लेयर होती है, बट ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि अगर आप लोग ज्यादा बड़ी बड़ी लेयर बना दोगे, ये बड़ी बड़ी लेयर, ये बड़ी बड़ी लेयर, इसको हम बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल। दिस इज ग्राफियन फॉलिकल एंड दिस इज प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसमें और लेयर्स ऐड हो जाती है तो ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, ठीक है। अभी समझ में आया कि FSH का सिक्रीशन कहां से इंक्रीज करा जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से, ये याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। और वो किसको कन्वर्ट कर देता है? प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट, चलो जरा बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, क्या कह रहा है वो? दिस फॉलिकुलर सेल्स यानी ग्रेन्युलोसा सेल। अब मेरी जरा बात सुन लो आप लोग ध्यान से, स्ट्रक्चर देखना जरा कि नॉर्मल क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल मान लो ये है नॉर्मल आपका, ये आपका प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है। अब इस पे क्या हो जाती है? फॉलिकुलर जो सेल्स होते हैं ना, उनकी लेयर्स डेवलप हो जाती हैं, जैसे इसी पे मैंने फॉलिकुलर सेल्स की ना लेयर्स डेवलप हो जाती हैं, बहुत सारी लेयर्स डेवलप हो जाती हैं। इसी को, इन लेयर्स को, यानी जो फॉलिकुलर सेल है जो कि प्राइमरी फॉलिकल को कवर करके क्या बना रहे हैं? ग्राफियन फॉलिकल बना रहे हैं। तो ये जो लेयर्स है इनको हम क्या बोलेंगे? ये ग्रेन्युलोसा सेल्स, क्योंकि ये लेयर किसकी है? ये लेयर किसकी है? फॉलिकुलर सेल्स की तो लेयर है, लेकिन जब वो फॉलिकुलर सेल्स की लेयर ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर लग जाती है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? ग्रेन्युलोसा सेल्स बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, दीज फॉलिकुलर सेल्स यानी ग्रेन्युलोसा सेल्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल रिलीजेस क्या? ईस्ट्रोजन। जरा दिमाग में रखो चीजों को, कॉर्पस ल्यूटम क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन। और यहां पर ईस्ट्रोजन कौन रिलीज कर रहा है? ग्रेन्युलोसा सेल्स, किसकी? ग्राफियन फॉलिकल की।
क्या रिलीज करती है, ईस्ट्रोजन रिलीज करती है, जो कि क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन। छोटे बच्चे हो क्या, ये भी बताना पड़ेगा क्या, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या होता है भाई, जस्ट ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन व्हिच इज व्हाट, फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन कौन रिलीज कर रहा है, ग्रैन्युलोसा सेल ग्राफीन फॉलिकल की, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन कौन रिलीज करता है, कॉर्पस। रिवाइज करते चलो भाई, दिमाग में ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पेज देखते हैं। बहुत से बच्चों ने तो डाल भी लिया होगा जो मेरे साथ नोट्स बनाते होंगे ना। थर्ड फेज, चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सुन लो जरा, इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जब वो ईस्ट्रोजन रिलीज कर रहा है, वो क्यों रिलीज कर रहा है, तुम लोग धरती में आए हो किसी मकसद से ही तो आए हो, कि एवं ही भगवान ने ऐसे करके ड्रॉप कर दिया, जाओ खेलो पबजी खेलो इंस्टाग्राम चलाओ, ठीक है, इसलिए थोड़ी आए हो, कुछ किसी मकसद से आए हो। तो ईस्ट्रोजन भी यहाँ पर किसी मकसद से ही तो आया है। अब इसके क्या रोल्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो हम इसमें पढ़ेंगे। मेनली इसके 2 रोल्स होते हैं, ठीक है। पहले की बात करते हैं, ईस्ट्रोजन मेक्स एंडोमेट्रियम थिक एंड प्रिपेयर यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। ईस्ट्रोजन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को क्या बना देता है, थिक बना देता है, और यूट्रस को प्रिपेयर करता है इम्प्लांटेशन के लिए। क्योंकि अभी तक नहीं पता है, अभी तक ये नहीं पता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ या नहीं। भाई हम तो अपना काम करते हैं, मम्मी पापा आपकी फीस भरते हैं, अब वो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, वो तो भरते ही भरते हैं ना आपकी फीस। तो सेम ऐसा है कि एंडोमेट्रियम, वो तो भाई ईस्ट्रोजन तो एंडोमेट्रियम को थिक बनाएगा, यूट्रस को प्रिपेयर करेगा इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन क्या होता है, जाकर मेरी वीडियो देखो, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन बहुत डीपली समझा रखा है, समझ में आएगा, ठीक है। तो वो तो इम्प्लांटेशन के यूट्रस को प्रिपेयर करेगा ही, उसको क्या पता कि फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो केवल 50 to 14 डे की बात चल रही है, ठीक है। पहला रोल तो इसका ही हो गया। सेकंड देखो, ईस्ट्रोजन इनहिबिट्स द सीक्रेशन ऑफ एफएसएच। अभी हमने क्या पढ़ा था पोस्ट मेंस्ट्रुअल में, अभी क्या पढ़ा था हमने कि एलएच का सीक्रेशन, एफएसएच का सीक्रेशन हो रहा था, राइट। कहां से हो रहा था, एंटीरियर पिट्यूटरी से। कौन कर रहा था, ग्रैन्युलोसा सेल्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा था, एफएसएच का सीक्रेशन हो रहा था। अब ये ईस्ट्रोजन आके क्या कर देगा, इसके सीक्रेशन को इनहिबिट कर देगा। भाई तू बैठ जा, बहुत हो गया तेरा। वो किसको कर देगा, सीक्रेशन ऑफ, ये मैंने इधर लिख दिया है, सीक्रेशन ऑफ एलएच। अब वो एलएच के सीक्रेशन को बढ़ा देगा। अब यहाँ पर एलएच क्या होता है, देख लो जरा इधर, ये 5th to 14th डे की ही बात चल रही है, ये पोस्ट मेंस्ट्रुअल की ही बात है, ठीक है। जस्ट मैंने इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन डाला है, ये अभी उसी की बात चल रही है। एलएच क्या होता है आपका, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। भाई स्पेलिंग चेक कर लेना, और होपफुल यही होनी चाहिए, बाकी आप लोग स्पेलिंग बस चेक कर लेना, मुझे देख लेना भाई, स्पेलिंग आप लोग देख ही सकते हो, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो वो क्या कर देता है, एफएसएच का सीक्रेशन इनहिबिट कर देता है, और एलएच का सीक्रेशन बढ़ा देता है। कौन, ईस्ट्रोजन। कब, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज में ही ये कहानी चल रही है, ठीक है। तो 2 काम होते हैं ईस्ट्रोजन के। अब बात करते हैं थर्ड फेज की। फिर से मेरी राइटिंग टेढ़ी होते हुए मुझे ऑस्कर अवार्ड मिलेगा, पता है इसके लिए। देखो जरा, थर्ड आ रहा है हमारा ओव्यूलेटरी फेज, इसको जरा ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, ठीक है। देखो हमने अभी तक कहां की बात कर ली, 1st to 4th मेंस्ट्रुअल फेज, देन 5th to 14th पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, या फिर प्री ओव्यूलेटरी फेज, यानी प्री ओव्यूलेटरी फेज। अब हम बात करेंगे मेन ओव्यूलेटरी फेज की, जो कि कब होता है हमारा, 15th डे पे होता है। 15th से जाके कहीं खत्म नहीं हो रहा है, ये 15th डे की होता है, एक पर्टिकुलर दिन का ये फेज होता है, ठीक है। तो इट अकर्स एट 15th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी जो भी पूरी साइकिल चल रही होती है उसके 15th डे पे ये होता है। देखो अब होता क्या है, एलएच, एलएच किसने रिलीज किया बताओ जरा, मन में सोचो, फिर मैं बताऊंगी, बताओ। अगर आपका आंसर ईस्ट्रोजन था, गुड, अच्छे जा रहे हो। तो ईस्ट्रोजन ने रिलीज किया था एलएच हार्मोन, एक्ट ऑन ग्राफियन फॉलिकल एंड कॉजेज रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, एक्ट ऑन ग्राफियन फॉलिकल एंड कॉजेज रप्चर ऑफ, हाँ ठीक है, ठीक है। एलएच रिलीज हुआ, उसने ग्राफियन फॉलिकल पे जाकर एक्ट किया, एंड ग्राफियन फॉलिकल का क्या कर दिया, रप्चर कर दिया। क्या कर दिया, ग्राफियन फॉलिकल का क्या कर दिया, रप्चर कर दिया। क्या कर दिया, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर कर दिया, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल स्ट्रक्चर बना चुकी हूं मैं। दिस प्रोसेस नोन एज ओव्यूलेशन है, इसी को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। जब क्या होता है कि एलएच जो है वो एक्ट करता है ग्राफियन फॉलिकल पे एंड उसका रप्चर कर देता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। एंड ये होता कब है, 15th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ड्यू टू दिस ओवम रिलीज्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब। फिर क्या होता है, जो ओवम है इसी 15th डे पे ही
ओवम कहाँ रिलीज हो जाता है? फेलोपियन ट्यूब में। अभी फेलोपियन ट्यूब क्या होता है? एनसीईआरटी खोलो अपना, वहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से एक डायग्राम दे रखा होगा, उसको खोलो एंड उसमें जाके देखो कि फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, ठीक है। ड्यू टू दिस ओवम कहाँ रिलीज हो जाता है? हमारा फेलोपियन ट्यूब में। अगर मैं रफली भी बना दूं तो आपने देखा होगा ना, उसमें कुछ ऐसे करके डायग्राम दे रखा है, ऐसे करके ओवरी का डायग्राम। तो यहां से होता है फेलोपियन ट्यूब, ये होता है आपका, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये होता है आपका फेलोपियन ट्यूब, जिसने वो ओवरी ऐसे करके कैरी करी होती है, वो आप देख लो भाई, देख लो ना खोल के, कितनी देर लगेगी। एनसीईआरटी खोलो और अच्छे से आप लोगों को पूरा डिस्क्राइबिंग तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो ओवम कहाँ रिलीज होता है? फेलोपियन ट्यूब में। उसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं ओव्यूलेशन, इसी ही प्रोसेस को ओव्यूलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और ओवम रिलीज होता था फेलोपियन ट्यूब में, इसी को हम बोलेंगे ओव्यूलेशन। जरा नेक्स्ट पॉइंट देखो उसका। अगर आप लोगों को अभी फर्स्ट पॉइंट समझ में नहीं आया अच्छे से, अब देखना क्रिस्टल क्लियर होगा, देखना जरा ध्यान से सुनना। ओव्यूलेशन इज कंट्रोल्ड बाय इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एलएच एट 14th डे, ठीक है, मेरी बात सुनो। ओव्यूलेशन कब कंट्रोल होता है? जब एलएच का सिक्रेशन 14th डे पे बढ़ जाता है। ये अभी हम ईस्ट्रोजन के इफेक्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ग्राफिन फॉलिकल ने ईस्ट्रोजन रिलीज किया था ग्रेनुलोसा सेल ने, तो ईस्ट्रोजन ने आगे क्या किया था? एलएच का सिक्रेशन बढ़ा दिया था, ये हम तब से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो जो एलएच का सिक्रेशन 14th डे पे बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि पोस्ट मेंस्ट्रुअल सेल फेज कब का था? 50 to 14th डे का था। तो उस टाइम पर एलएच का सिक्रेशन सबसे हाई हो जाता है, और वो ही क्या कॉज करता है? ओव्यूलेशन कॉज करता है। अभी जस्ट हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज डे। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे को हमने एक स्पेशली नाम दिया है एलएच सर्ज डे। यानी इस दिन केवल एलएच का ही राज चल रहा होता है। ये भाई साहब ये मस्त ताज वाज लगा के एकदम बढ़िया हाई पोजीशन पे बैठे होते हैं और अपने जो है वो काम वहां पर निपटा रहे होते हैं, ठीक है। LH also start, और क्या करता है? LH also starts changing empty Graafian follicle into corpus luteum। मेरी बात सुनो, अभी फर्स्ट पॉइंट में LH क्या कर रहा था? ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर रहा था। जब ग्राफियन फॉलिकल, ये इसने ग्राफियन फॉलिकल को क्या कर दिया? ये इसके सेल से रप्चर कर दिया, तो और इसमें से हमारा क्या निकाल दिया इसने? ओवम निकाल दिया। ये क्या है? ओवम। एक्चुअली जो ओवम यानी सेकेंडरी यूसर, मैं आप लोगों से तभी तो कह रही हूँ कि मेरा वो लेक्चर देख के आओ जाकर, जिसमें मैंने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा रखा है फीमेल और मेल का, वो पूरा अच्छे से आप लोगों को कितना क्लियर हो जाएगा यार। क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte होता है, जिसे हम ओवम बोलते हैं। तो 14th डे पे जब एलएच का सिक्रेशन हाई हो जाता है, तो ये दो काम करता है। ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर कर देगा, जब रप्चर हो जाएगा तो उसमें क्या बाहर आ जाएगा? ओवम बाहर आ जाएगा, और वो कहां चला जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। तो यही काम मेनली ये करता है एलएच 14th डे पे, तो इसलिए हमने इसको बोला है, एक पर्टिकुलर नाम दिया है एलएच सर्ज डे, ठीक। अब सुनो, इसने क्या कर दिया? एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर दिया, और उसमें से अच्छा स्टार्ट चेंजिंग एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल, ओवम रिलीज हो गया, अब ग्राफियन फॉलिकल तो खाली हो गया, ये रहा गया हो गया ओवम तो फेलोपियन ट्यूब में, अब तो ये खाली हो गया। इसको चेंज कर देता है किसमें? कॉर्पस ल्यूटम में। अब समझ में आया? फर्स्ट फेज में बताया था कॉर्पस ल्यूटम क्या होता है, अब समझ में आ गया होगा क्या है कॉर्पस ल्यूटम। ग्राफियन फॉलिकल ही है, लेकिन वो चेंज हो जाता है कॉर्पस ल्यूटम में। एलएच स्टार्स कौन करता है? एलएच करता है ग्राफियन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटम में चेंज। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब बात करते हैं जरा लास्ट फेज की, विच इज ल्यूटल फेज, और उसको हम पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं, नहीं क्योंकि ओव्यूलेटरी फेज के बाद में आ रहा है, तो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखो जरा इसका। इट एक्सटेंड फ्रॉम 16 to 28 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी 15th 14th डे की हमने ओव्यूलेटरी फेज में हमारी बात हो चुकी थी। अब हम करेंगे 16 to 28 डे, क्योंकि पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल ही 28 डे की होती है, तो 16 to 28 डे की हम बात करेंगे। सेकंड पॉइंट देखो, कॉर्पस ल्यूटम इंक्रीज इन साइज। अब देखो ग्राफियन फॉलिकल हमारा कॉर्पस ल्यूटम में कन्वर्ट हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब जो कॉर्पस ल्यूटम है वो इंक्रीज कर देगा साइज में एंड स्टार्ट सीक्रेटिंग प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। मैंने आप लोगों को बताया था, मेंस्ट्रुअल फेज में बता दिया था कि कॉर्पस ल्यूटम कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। याद रखो, क्वेश्चन बनते हैं इस पे, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटम इंक्रीज कर देगा, साइज में इंक्रीज हो जाएगा, और क्या सीक्रेटिंग कर देगा? क्या सीक्रेट करना स्टार्ट कर देगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, विच इज ऑल्सो फीमेल सेक्स हार्मोन। एक्चुअली इस बात से आपको यहाँ पे ये भी क्लियर हो रहा है कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो आपका प्रेगनेंसी में ज्यादा काम करता है, एंड जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में ज्यादा काम करता है। समझ में आया? हमेशा पढ़ा है भाई, मेल के तो एक ही होता है टेस्टोस्टेरोन, बस खत्म। हमारे दो होते हैं, क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो मेनली प्रेगनेंसी के टाइम पे ज्यादा काम आता है, एंड ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो मेनली मेंस्ट्रुएशन के
टाइम पे ज्यादा काम आता है, ठीक है। whose level reach maximum at 21st day, whose यहाँ पर कौन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही है जिसका लेवल 21st डे पर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, बहुत ज्यादा रीच कर जाता है मैक्सिमम टाइम पे। तो ये क्वेश्चन आता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सबसे ज्यादा हाई कब होता है, 21st डे पे। बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे होंगे, 21st डे, 14th डे, 28th डे या फर्स्ट डे, फोर्थ डे, कुछ भी दे सकता है। तो आप लोग याद रखना कि 21st डे पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो मैक्सिमम लेवल पर रीच कर जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फटाफट से। प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीजेस द सिक्रेशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच, इनहिबिट्स मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल एंड ओव्यूलेशन। क्योंकि पहले सुन लो, प्रोजेस्टेरॉन तुम्हारा क्या करता है, डिक्रीज कर देता है सिक्रेशन ऑफ एलएच और एफएसएच को, और इनहिबिट कर देता है मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल एंड ओव्यूलेशन। क्वेश्चन आता है इसमें से, क्यों बोला गया है ये कि इनहिबिट कर देता है मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल, क्योंकि मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल यानी पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज पे किसका राज चलता था, एफएसएच का राज चलता था, और ओव्यूलेशन पे किसका राज चलता है, एलएच का राज चलता है। तो जब वो सिक्रेशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच को इनहिबिट कर देगा, दैट्स मीन वो फॉलिकल के मैच्योरेशन का और ओव्यूलेशन के मैच्योरेशन का ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो ही जाएंगे ना। वो भाई ये दोनों फेज किससे कंट्रोल हो रहे हैं, एफएसएच से और एलएच से। जब वो ही डाउन हो गए तो वो अपना काम कबाड़ा भी तो डाउन लेके चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, प्रोजेस्टेरॉन कॉजेस प्रोलिफरेशन ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम व्हिच इज 5 मिलीलीटर थिक। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोलिफरेशन यानी डिस्पर्जल यानी डिफ्यूजन करना शुरू कर देता है एंडोमेट्रियम का, और किसको, एंडोमेट्रियम का, एंड 5 मिलीमीटर थिक यानी अंदर वाली जो मायोमेट्रियम होती है उसको थिक बनाना शुरू कर देता है, विच इज 5 मिलीमीटर, एंड मेक यूट्रस रेडी फॉर इम्प्लांटेशन, एंड यूट्रस को रेडी करता है इम्प्लांटेशन के लिए। सेम काम ईस्ट्रोजन भी कर रहा था एंड सेम काम प्रोजेस्टेरॉन भी करता है। मैंने आप लोगों को बताया ना, जरूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर ईस्ट्रोजन होता ही नहीं है, होता है, ईस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, बट मैं मेनली आप लोगों को बताऊं तो मेनली प्रोजेस्टेरॉन वर्क करता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, एंड ईस्ट्रोजन वर्क करता है मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल के, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर, ठीक है। अब जरा लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका, बात करते हैं लास्ट पॉइंट, लास्ट स्लाइड की, क्या कहता है, यूट्राइन ग्लैंड्स एक्टिवेट एंड सर्विंग यूट्राइन मिल्क फॉर द फीटस। मुझे एक बात बताओ, जब बच्चा पैदा हो जाता है तब तो उसको दूध कौन पिलाता है, उसकी माँ पिलाती है, ऑब्वियसली बात है। लेकिन जब तक बच्चा यूट्रस में है तब तक उसको मिल्क कौन देगा, बहुत से लोग भी कहते हैं और ये बात सच भी है कि जो माँ पीती है वही फीटस के द्वारा जाता है, दैट्स ट्रू, बट ऑल्सो यूट्राइन ग्लैंड्स भी फीटस को मिल्क प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब वुमेन के अंदर ही जो यूट्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि यूट्रस में होते हैं, वही तब तक फीटस जब तक बाहर नहीं आ जाता तब तक उसको मिल्क यूट्राइन ग्लैंड्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, नॉट प्रोजेस्टेरॉन, यूट्राइन ग्लैंड्स क्या कर जाते हैं, हमारे एक्टिवेट कर जाते हैं एंड सर्विंग यूट्राइन मिल्क फॉर फीटस, यानी अब वो तैयार करते हैं यूट्राइन मिल्क को कि शायद बच्चा आएगा तो वो उसको प्रोवाइड करेंगे। अभी तक ये तो कंफर्म नहीं है ना कि बच्चा होगा भी नहीं, बट मैंने आप लोगों को क्या बताया था, पेरेंट्स तो आपकी फीस भरेंगे, आप लोग पढ़ो या मत पढ़ो, तो ये लोग तो पूरी तैयारी करके रखेंगे, आप लोग पढ़ो या सॉरी फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा ये इनके हाथ में नहीं है। वैसे इस टाइम तक पता लग चुका होता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर शायद नहीं होता तो ये सब चीजें नहीं होती हैं, अगर फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी हो गया होता है तो ये सब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो यूट्राइन ग्लैंड्स आपके एक्टिवेट कर जाएंगे एंड फीटस के लिए जो है वो मिल्क तैयार करना शुरू कर देंगे अपने अंदर, प्रोवाइड करने के लिए फीटस को, ठीक है। ऑल्दो इस लेक्चर के समापन पे हम पहुंच चुके हैं। होप आप लोगों ने लेक्चर एंजॉय किया होगा एंड आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहा होगा। अगर आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड फटाफट से जाके ड्रॉप कर दो अपने नेक्स्ट डाउट को, सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। क्यों, क्या कि आप लोगों को पता लग सके मैं आपकी डाउट सॉल्विंग वीडियो दे भी रही हूँ या नहीं। तो थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग।